जय श्री राम साथियों। एक पुरानी कहावत है, जीते को मांड नहीं और मरे को खांड। यह कहावत लागू होती है ऐसे ही महान क्रांतिकारी के लिए जो आज़ाद हिंदुस्तान की जेल नहीं फांसी चाहते थे। अपने जीवन के अंतिम समय में कहा कि काश मुझे भी फांसी हो जाती तो आज़ाद हिंदुस्तान में यह दिन ना देखना पड़ता। यह कहने वाले और कोई नहीं, शहीद क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त थे, जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ रहकर आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बटुकेश्वर दत्त को देश ने सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को जाना, जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल में हुआ था। इन्होंने स्नातक की शिक्षा कानपुर में की। 1924 में कानपुर में ही इनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। यहीं रहकर इन्होंने बम बनाना सीखा। ब्रिटिश सरकार की तानाशाही रवैये, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी बात को पर्चों के माध्यम से प्रचारित करने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया। इस घटना के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दे दी और इन्हें 12 जून 1929 को कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास और कालापानी की सजा काटने के लिए अंडमान की कुख्यात सेल्युलर जेल भेज दिया गया। फांसी की सजा न मिलने से बटुकेश्वर दत्त दुखी और अपमानित महसूस कर रहे थे। यह पता चलने पर भगत सिंह ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी और समझाया कि मृत्यु सांसारिक तकलीफों से मुक्ति का कारण नहीं। वह दुनिया को दिखाए कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर भी जेलों की अंधेरी कोठरियों में अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। जेल में 1933 और 1937 में बटुकेश्वर दत्त ने ऐतिहासिक भूख हड़ताल की और इसके बाद 1938 में उन्हें रिहा कर दिया गया। काला पानी से गंभीर बीमारी लेकर लौटे दत्त यहाँ भी कहाँ रुकने वाले थे। उन पर तो आज़ादी का भूत सवार था। उन्होंने फिर से महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इस दौरान इन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 4 वर्षों के बाद 1945 में रिहा कर दिए गए बटुकेश्वर दत्त 1947 में देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद 1947 में बटुकेश्वर दत्त ने अंजलि दत्त से विवाह कर पटना रहने लगे। इनकी एक पुत्री भारती बागची पटना में रहती है, लेकिन उनकी जिंदगी का संघर्ष जारी रहा। जीवन यापन करने के लिए वह कभी सिगरेट एजेंट तो कभी टूरिस्ट गाइड बनकर पटना की सड़कों पर धूल झाड़ते फिरे और उनकी पत्नी मिडिल स्कूल में नौकरी करती थी। एक बार पटना में बसों के लिए परमिट मिल रहे थे। दत्त ने भी आवेदन किया। परमिट के लिए जब पटना के कमिश्नर के सामने पेशी हुई तो उनसे कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। हालांकि बाद में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जब यह बात पता चली तो कमिश्नर ने बटुकेश्वर दत्त से माफ़ी मांगी। बटुकेश्वर जी का बस इतना ही सम्मान हुआ कि उन्हें एक बार 4 महीने के लिए विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। इसके अलावा आज़ाद भारत ने उन्हें कोई पहचान नहीं दिलाई और उन्हें अपना पूरा जीवन गरीबी बोझ तले बिताया। 1964 में बटुकेश्वर दत्त अचानक बीमार पड़े और पटना के सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चला, जहां उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था। तब राज्य सरकार दिल्ली ने उन्हें 22 नवंबर 1964 को एम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां 20 जुलाई 1965 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व बटुकेश्वर दत्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन से नम आंखों के साथ अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। उनकी अंतिम इच्छा को सम्मान देते हुए उनका अंतिम संस्कार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनवाला में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि के पास किया गया। बटुकेश्वर दत्त का त्याग और बलिदान हमेशा इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, लेकिन
शहीद क्रांतिकारियों को पूजने वाला यह देश जीते जी आज़ाद भारत में उन्हें कोई सम्मान नहीं दिला सका और न ही उनकी स्मृति का कोई मोल दिखता है। उनके मित्र चमनलाल आज़ाद ने एक लेख में लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारी को भारत में जन्म लेना चाहिए। परमात्मा ने इतने महान शूरवीर को हमारे देश में जन्म लेकर भारी भूल की है। ऐसे महान क्रांतिकारियों का राष्ट्र ऋणी है और रहेगा। जय हिंद, जय भारत।